हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें पता है कि हम लोग जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में जामिया मिलिया इस्लामिया में। सो इन 150 क्वेश्चंस को, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वीडियो में, यानी कि वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है एंड थर्ड पार्ट होता है, हर एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ बिग न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ नेम्ड एज। द राइट आंसर इज़ ध्रुवा। ध्रुवा इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो आप लोगों को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब करंट अफेयर्स में जो है बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ का 80% जो पेपर होता है वो करंट अफेयर से ही होता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक नहीं पूछते हैं, स्टैटिक भी पूछा जाता है, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटी के भी होते हैं जो मोस्टली, पर जैसे कोई अमेंडमेंट हुई है तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन किसने इन्वेंट की है? पोलियो वैक्सीन इन्वेंट की है जॉन्स साल्क ने। जॉन्स साल्क इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। इनमें से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है? ब्लू लाइट, सायन लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट। तो जो हाईएस्ट एनर्जी होती है वो किसकी होती है? ब्लू लाइट की होती है। ब्लू लाइट की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है ब्लू लाइट की। सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन वॉज। जो फर्स्ट मेटल यूज़ किया था ह्यूमन बीइंग ने, वो सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया गया था? सबसे पहले जो मेटल यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है कॉपर। सो बी इज़ द राइट आंसर। पहले क्या यूज़ करते थे? पहले स्टोन्स यूज़ करते थे, एनिमल्स की बोन्स वगैरह यूज़ करते थे। देन मेटल्स में जो चीज़ सबसे पहले यूज़ हुई है, कौन सा मेटल यूज़ हुआ है? सबसे पहले जो मेटल यूज़ हुआ है वो है कॉपर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कितनी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं आयरन एंड कॉपर में, बट आयरन नहीं है। आयरन जो है बाद में आया है, बाद में यूज़ हुआ है। सबसे पहले कॉपर यूज़ किया है ह्यूमन बीइंग ने। मेटल में सबसे पहले कॉपर यूज़ किया गया है। सो बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंटेंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन फैट्स। द प्लाज्मा इज मोर देन प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मोर देन फैट्स and fats less than plasma. Which constitutes the major part of the human body? The right answer is water. Water is the right answer. The next question is, bullfighting is the national game of which of the following countries? bullfighting जो है ये कहाँ का नेशनल गेम है? किस कंट्री का नेशनल गेम है bullfighting जो है वो स्पेन का नेशनल गेम है। स्पेन का नेशनल गेम क्या है? bullfighting. The next question is, फाहीन वॉज। फाहीन ये कौन थे? फाहीन, तो फाहीन जो थे ये फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम थे। इंडिया आए थे, ये चाइना से इंडिया आए थे। किसके टाइम पीरियड में आए थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे, जब वो उनका रूलिंग टाइम था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जब रूलिंग टाइम था उस टाइम पे ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे फाहीन, और ये फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम भी थे। सो बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कितनी बार कि फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर कौन थे। सो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर जो थे वो कौन थे? वो थे फाहीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब यहाँ पे जो इवेंट्स दिए गए हैं इसको क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस में हमने देखना है कि करंट सीक्वेंस इसका क्या है। सो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। 1 सेकेंड। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में।
देन द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन द रॉलेट, सॉरी ये जो है ये भी 1919 में था। लखनऊ पैक्ट हुआ है 1916 में, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट जो है ये भी 1919 में है। देन द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी? 1905 में। सो हमें सही सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि फोर्थ, देन लखनऊ पैक्ट 1916 1, देन रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जो है वो पहले हुआ था 1919 में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये जो है रॉलेट एक्ट ये पहले का इंसिडेंस है। देन उसके बाद हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। सो 4, 1, 3 एंड 2। सो 4, 1, 3 एंड 2 ऑप्शन कौन सा इसमें से? या पी इज़ द राइट आंसर, 4, 1, 3 एंड 2। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन लखनऊ पैक्ट, देन रॉलेट एक्ट, देन द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ डायरकी कौन है। फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है? लियोनल कर्टिस, लियोनल कर्टिस को कहते हैं द फादर ऑफ डायरकी। सो ये नाम जो है ये लर्न कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ डायरकी कौन है, किन्हें कहा जाता है। सो फादर ऑफ डायरकी लियोनल कर्टिस को कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया था 1945 में। सो इज़ द राइट आंसर। एंड यूनाइटेड नेशंस फाउंड कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन जो है वो फाउंड हुआ था 1945 में ही, यानी कि जिस साल यूनाइटेड नेशन बना था, फॉर्म्ड हुआ था, उसी साल इंडिया ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस। सो अच्छा, और जो यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किया गया था, और उसी साल 1945 में ही इंडिया ने क्या किया था? ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस को। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से आ सकता है, तो यहाँ पे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी लैंग्वेजेस के बारे में, कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है। सो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 6 लैंग्वेज है, और 6 लैंग्वेज कौन कौन सी है? फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ एंड अराबिक। ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। सो ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कि यूनाइटेड नेशंस के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका वर्किंग टेन्योर क्या होता है। सो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनका जो वर्किंग टेन्योर होता है वो होता है 2 ईयर्स का। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है हमने यहाँ पे। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है।
कि जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए किसके अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, जो भी कैंडिडेट है, अटॉर्नी जनरल कौन बनता है जिसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज की इतनी है। मतलब अगर उस सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जितनी क्वालिफ़िकेशन होती है एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उतनी ही क्वालिफ़िकेशन किसके पास होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल के पास। सो बेसिकली अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, या तो वो 5 इयर्स हाई कोर्ट के जज होने ही चाहिए, तभी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बन सकते हैं, तभी वो एलिजिबल होंगे, या फिर 10 इयर्स तक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर होने चाहिए। सो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, और जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो भी कितनी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है जितनी क्वालिफ़िकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, उतनी ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी रिक्वायर्ड है। सो ये बेसिकली जज एंड लॉयर ही होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नो, ये स्टेटमेंट नहीं होगी, फर्स्ट एंड सेकंड होगी। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। नो, सो ये पार्लियामेंट के थ्रू इनको क्या बोलते हैं, रिमूव नहीं किया जा सकता है, और ये जो हैं किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। इन्हें जो है बस ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, देन क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए कितनी, सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी होती है उतनी। सो 1 एंड सेकेंड जो है 1 एंड 2 ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1 एंड 2 दो ही स्टेटमेंट हमारे पास ये करेक्ट थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंटी मलेरिया ड्रग क्विन इज़ मेड फ्रॉम अ प्लांट। ये एंटी मलेरिया ड्रग है क्विनाइन, और ये जो है ये किससे बनता है, ये प्लांट से बनाया जाता है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि उस प्लांट का नाम क्या है। सो द राइट आंसर इज बी, किंचोना प्लांट। किंचोना और चिंचोना प्लांट जो है इससे जो है ये एंटी मलेरिया ड्रग बनाया जाता है, क्विनाइन। सो बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सी इज़ द राइट आंसर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स। इनमें से जो ऑप्शंस हैं कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या, इमेजिनरी लाइंस जो हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा गया कि कौन कौन से स्टेट से पास होते हैं। कौन कौन से स्टेट से पास होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, इधर से हम देखते हैं, इधर से सबसे पहले मिज़ोरम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। टोटल जो है 8 स्टेट्स से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले त्रिपुरा, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो है 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। और इनमें से जो है ऑप्शंस में से कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर। नो, मणिपुर से नहीं होती है, सो मणिपुर इज़ द रॉन्ग आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से नहीं होती है, सो ये भी नहीं होगा। देन राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिज़ोरम। सो ये हमने देखा इन चारों से होती है, सी इज़ द राइट आंसर, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिज़ोरम। और अगर इसके अलावा और भी होते जो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं वो लर्न कर लीजिएगा। त्रिपुरा, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। सो ये 8 जो हैं स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है, पास होती है। तो यहाँ पे जो हैं ये 4 थे, सो सी इज़ द राइट आंसर। आपको सारे पता होने चाहिए क्योंकि ये 21 के पेपर में भी पूछा गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया नाम सुन करके ये मत समझ लेना आप लोग कि ये कहाँ होगा, यूरोप में। यूरोप में नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया में है। द ग्रेट ऑफ विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन से फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होके गए थे, मतलब एज ए जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते उसी तरीके से मेंबर बने थे पार्लियामेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। वो कौन थे फर्स्ट इंडियन? वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है फर्स्ट इंडियन थे जो इलेक्ट होकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यारलंग ज़ैंगबो रिवर इन इंडिया इज़ नोन एज। ये यारलंग ज़ैंगबो रिवर जो है ये कौन सी रिवर है इंडिया में? इस रिवर को किस नाम से जाना जाता है? सो ये रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसे यारलंग ज़ैंगबो रिवर जो है कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। ये तिब्बत से निकलती है रिवर, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र निकलती है। सो सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया में क्या कहा जाता है? इंडिया में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है यारलंग ज़ैंगबो रिवर, और तिब्बत में इसका क्या नाम है? यारलंग ज़ैंगबो रिवर। क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं कि आपको ऊपर दे दिया कि ब्रह्मपुत्र रिवर को कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो तिब्बत से होती है, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र रिवर को जानते हैं, या फिर सीधे आपको ब्रह्मपुत्र ना दे करके आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि यारलंग ज़ैंगबो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो आपको इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि यारलंग ज़ैंगबो रिवर कौन सी है। सो ये कौन सी रिवर है? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में कहते हैं यारलंग ज़ैंगबो रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज एट। ये इंस्टीट्यूट है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। सो डी इज़ द राइट आंसर। दार्जिलिंग ना दे के वेस्ट बंगाल भी दे सकते हैं। सो दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट। कहाँ सिचुएटेड है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? हैदराबाद में। हैदराबाद इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपल। कौन सी क्रॉप इनमें से जो है वो वैदिक पीपल नहीं जानते थे, मतलब जो वैदिक एज के टाइम पर जो लोग थे वो लोग नहीं जानते थे किस क्रॉप के बारे में? सो द राइट आंसर इज टोबैको। बार्ले की खेती होती थी, राइस की भी खेती होती थी, राइस के एविडेंसेस हैं, बार्ले के एविडेंसेस हैं, वीट के एविडेंसेस हैं, बट टोबैको जो है इसके एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। वैदिक एज में टोबैको का जो है टोबैको ग्रोन नहीं होता था। सो सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड एट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सी इज़ द राइट आंसर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड रुपी इन इंडिया। रुपी यानी कि जो हमारी करेंसी है अभी रुपी, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो ये इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी ने। डी इज़ द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुपी किसने इंट्रोड्यूस किया था? रुपी जो है करेंसी वो इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी ने। ओके, इससे रिलेटेड, शेरशाह सूरी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो लाहौर से वेस्ट बंगाल तक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, और ये आज भी मौजूद है, आज भी यूज़ होता है इस रोड का, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये जो है ये रोड कंस्ट्रक्ट करवाई थी शेरशाह सूरी ने। ये लाहौर से लेकर वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करती है। सो डी इज़ द राइट आंसर, शेरशाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन है, अंडर अकबर
द मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। मीर बख्शी क्या, मीर बख्शी ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, तो ये किस ऑफिसर के लिए यूज़ की जाती थी? ये यूज़ किया जाता था जो मिलिट्री अफेयर्स वगैरह देखते थे। सो ए इज़ द राइट आंसर। मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर मिलिट्री अफेयर्स। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्म पानी सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट। गर्म पानी सेंचुरी कहाँ है? गर्म पानी सेंचुरी जो है असम में है। सो बी इज़ द राइट आंसर। गर्म पानी सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट असम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। भूटान के साथ इंडिया की कौन कौन सी जो हैं स्टेट्स वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? यहाँ पे पूछा है कि कितने स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। सो 4 स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं किसका? भूटान के साथ। इंडिया के 4 स्टेट्स अब कौन से हैं? 4 स्टेट्स जो हैं वो कौन से स्टेट हैं जो अपना अब जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? भूटान के साथ। सो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये 4 स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सो 4 स्टेट्स हैं। यहाँ पे आपसे नंबर पूछा था, नंबर दे दिया था। आपसे नाम भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट्स जो हैं वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं या नहीं करते। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स बुक जो है इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं अरुण शौरी। ए इज़ द राइट आंसर, अरुण शौरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम भी पढ़ कर जाइएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट डेज होंगे उनकी थीम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थीम पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, थीम इम्पॉर्टेंट होती है। सो इस साल का वर्ल्ड हेल्थ डे का भी थीम पढ़ लीजिएगा और जो बाकी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके भी थीम पढ़ कर जाइएगा। सो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा था कि कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल? 7 अप्रैल को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइसरॉय पास्ड द फेमस इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899। किस वाइसरॉय ने पास किया था एक्ट 1899? इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 ये पास किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन कब किया था? यहाँ पे ईयर भी आपसे पूछ सकते हैं। सो 1899 ये याद रखिएगा। 1899 में इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन ने पास किया था। बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो था कौन से प्रेसिडेंट का था? सो जाकिर हुसैन का था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है उनका सबसे ज़्यादा सबसे शॉर्ट टेन्योर था। प्रेसिडेंट जब वो थे तो उनकी जो डेथ हुई थी वो उनके ऑफिस में ही हुई थी। सो इस वजह से कितनी बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ कहाँ हुई थी? उनके ऑफिस में ही हुई थी। सो वो भी थे जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ इनकी ऑफिस में ही हुई थी जब ये प्रेसिडेंट थे उसी वक्त। और इनका जो है सबसे ज़्यादा छोटा टेन्योर था, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। सो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज़। सो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ये जो है कुशानास से, कुशानास के टाइम पे जो है ये आर्ट जो है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज़ रिलेटेड टू कुशानास डायनेस्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। कौन सी यूरोपियन कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? द राइट आंसर इज़ फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है, फिनलैंड को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हबल टेलीस्कोप ऑफ नासा इज़ लोकेटेड इन। हबल टेलीस्कोप ऑफ नासा ये टेलीस्कोप का नाम है हबल
और इसे कहाँ लोकेट किया गया है? आइसलैंड में, कनाडा में, नासा हेडक्वार्टर। सो इसे स्पेस में लोकेट किया गया है। द हबल टेलीस्कोप ऑफ नासा इज लोकेटेड इन स्पेस, स्पेस में। डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल टेक टू कम लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ? 8 मिनट्स लगते हैं सन की लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लगते हैं। सो द राइट आंसर इज 8 मिनट्स एंड 20 seconds. The next question is the seat of International Criminal Court is at? International Criminal Court जो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ है, उसका हेड मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये जो है ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। और ये कहाँ है? ये हेग में है, द हेग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following countries is not a member of SAARC? इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है? सार्क क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो यहाँ पे जो म्यांमार है, म्यांमार इज़ द राइट आंसर। म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क के टोटल 7 मेंबर्स हैं। वो कौन कौन से 7 मेंबर्स हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका एंड भूटान। सो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं ये सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं। और सार्क कितनी बार पूछ लेते हैं कि सार्क फाउंड कब हुआ था? जो ये एसोसिएशन बनाई गई थी एक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की फुल फॉर्म है। और इसमें क्या है? टोटल अभी 7 मेंबर्स हैं। और मतलब इन 7 कंट्रीज़ ने मिलकर के ये एसोसिएशन बनाया था। ये सार्क जो है ये फॉर्म किया था कब? 1985 में, 1985 ईयर अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1985। और कितनी कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी? भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी? 1984 में। ये ईयर भी पूछ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भोपाल गैस ट्रेजिडी ये 1984 में हुई थी। और कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मीथाइल आइसोसेनाइड। मीथाइल आइसोसेनाइड जो है ये गैस रिलीज़ हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है मर गए थे। और ये कब हुआ था? 1984 में, भोपाल गैस ट्रेजिडी। कौन सी गैस थी? मीथाइल आइसोसेनाइड। सो सी इज़ द राइट आंसर। 1984 ईयर लर्न कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब जो ये www जो हम बोलते हैं www.this that, सो ये www ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था www का? सो ये स्टार्ट किया था, ये डेवलप किया था किसने? टिम बीमर्स-ली। टिम बीमर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था टिम बीमर्स-ली ने 1989 में। सो वर्ल्ड वाइड वेब ये कॉन्सेप्ट यानी कि www का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने डेवलप किया था? ये किया था टिम बीमर्स-ली ने। और कब किया था? कौन सा ईयर था? 1989। 1989 ईयर आपको पता होना चाहिए और नाम भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, टिम बीमर्स-ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज OS कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मीन? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सो सी इज़ द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। The next question is who was Sultan of Delhi? Who was Sultan of Delhi Sultanate when Timur invaded India in 1398? 1398 में एक तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन से ही ये पूछ लेते हैं कि तिमूर ने इंडिया पे इन्वेड कब किया था। तो 1398 में तिमूर ने इंडिया पे इन्वेड किया था। उस टाइम पे यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत
थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में कौन से रूलर जो थे वो उस वक्त रूल कर रहे थे जब तैमूर ने इंडिया पे इन्वेड किया था, यानी कि 1398 में। सो उस वक्त जो रूलर थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का टाइम था उस टाइम पे, तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया पे। सो सी इज़ द राइट आंसर, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ये जो है उस वक्त रूलर थे जब तैमूर ने इंडिया पे इन्वेड किया था। ईयर कौन सा था? ईयर था 1398। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो होता है वो इंसेक्ट की स्टडीज़ को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंड बहुत ईजी है इसको लर्न करना, एंट से याद कर सकते हैं आप, एंट से एंटोमोलॉजी, बट यहाँ पे ई आ जाएगा स्टडी में। ओके, सो इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है लर्न करने का। सो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, कर सकते हैं आप ऐसे भी। एंटोमोलॉजी किसकी स्टडीज़ को कहते हैं? इंसेक्ट्स की स्टडीज़ को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलमाटी डैम इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अलमाटी डैम किस पे है, कौन सी रिवर पे है? सो अलमाटी डैम जो है वो है कृष्णा रिवर पे। कृष्णा इज़ द राइट आंसर। अलमाटी डैम इज़ लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 to 45 क्या है? मार्क द मोस्ट सुइटेबल सिनोनिम्स। ओके, यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताने हैं, यहाँ पे जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनके सेम मीनिंग बताने हैं, इनके सिनोनिम्स बताने हैं हमने। सो यहाँ पे वर्ड है पेटिफॉगिंग। पेटिफॉगिंग का क्या मतलब होता है? इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट, गैर ज़रूरी। सो अनइम्पॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमने सिनोनिम्स बताने हैं। सो पेटिफॉगिंग क्या है? अनइम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब फैक्चुअल। सो ए इज़ द राइट आंसर। ऑथेंटिक मतलब फैक्चुअल। अब नेक्स्ट वर्ड है डिवेस्टेट। डिवेस्टेट का क्या मतलब? डिवेस्टेट मतलब रेवेज। बी इज़ द राइट आंसर, रेवेज। अब 44th है यहाँ पे बैंकरप्ट। अब बैंकरप्ट का सिनोनिम क्या होगा? बैंकरप्ट का सिनोनिम है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है और क्वेश्चन भी नेक्स्ट है, अरेन। अरेन यानी कि इंडिक्ट। इंडिक्ट इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमने 46 से 50 क्वेश्चंस तक हैं। क्वेश्चन 46 to 50। अब यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे एंटोनिम्स बताने, यानी कि ओपोजिट वर्ड्स बताने हैं। जो भी वर्ड होगा उसका ओपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम्स बताने हैं। सो यहाँ पे क्या वर्ड है? सेनिलिटी। सो सेनिलिटी, इसका ओपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका ओपोजिट वर्ड क्या होगा? सेनिलिटी का मतलब होता है लेजीनेस, एग्जॉशन, मैच्योरिटी। सो ये जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये ऐसे याद कर लीजिएगा, सिनोनिम्स यहाँ से भी याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो लेजीनेस, एग्जॉशन एंड मैच्योरिटी, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये सेनिलिटी के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स हैं ये सेनिलिटी के, और इसका ओपोजिट यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। सी इज़ द राइट आंसर, स्ट्रेंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्श। यहाँ पे हार्श वर्ड है। हार्श का जो एंटोनिम होगा, ओपोजिट वर्ड होगा, वो क्या होगा? माइल्ड। और यहाँ पे आप इसके सिनोनिम्स लर्न कर सकते हैं, सिवियर, रफ, हार्ड। ये तीनों क्या है? ये तीनों सिनोनिम्स हैं किसके? हार्श के सिनोनिम्स हैं। सो सिवियर, रफ एंड हार्ड ये सिनोनिम्स हैं हार्श के। और हार्श का एंटोनिम क्या होगा? हार्श का एंटोनिम होगा माइल्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैगिशियस। फ्लैगिशियस, फ्लैगिशियस का यहाँ पे जो एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम वर्ड कौन सा होगा? यहाँ पे होगा इनोसेंट। सो डी इज़ द राइट आंसर, इनोसेंट। अब इसके सिनोनिम्स जो हैं, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं, फिरोवोलस, वैपिड एंड इग्नोरेंट। ये तीनों सिनोनिम्स हैं। और इनोसेंट जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनोसेंट, या एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट। डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? यहाँ पे कंटेम्प्ट का ऑपोजिट हो जाएगा ऑनर, रिस्पेक्ट। सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑनर। और बाकी ये कंडेंसेशन,
और सैंक्शन, एप्रोबेशन, ये सब क्या है, कंटेम्प्ट के ये सिनोनिम्स हैं। ये सिनोनिम्स के कंटेम्प्ट के सिनोनिम्स हैं ये तीनों वर्ड्स। तो इसके सिनोनिम्स भी लर्न कर लीजिएगा, क्या पता रिपीट हो जाए। इन्हीं में से कोई वर्ड देके पूछ ले कि सिनोनिम्स क्या है इसके, या एंटोनिम क्या है। सो यहाँ पे कंटेम्प्ट का एंटोनिम यानी कि ओपोजिट वर्ड क्या होगा, ऑनर और रिस्पेक्ट। सो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमीशन्ड। अब कमीशन्ड का यहाँ पे ओपोजिट वर्ड क्या है, कमीशन्ड का ओपोजिट वर्ड होगा टर्मिनेट, टर्मिनेट और टर्मिनेटेड। बाकी फिनिश्ड, क्लोज्ड, अनलॉक्ड ये सब नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटेड होगा किसका, कमीशन्ड का एंटोनिम है ये, कमीशन्ड का एंटोनिम होगा टर्मिनेटेड। सो यहाँ पे हमने देखा सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देख लिए 50 क्वेश्चंस तक। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं। एंड अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दें आप लोग। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।